दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां, भारत, चीन और रूस, आजकल ये तीनों ना वैश्विक मंच पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और कई लोग मान रहे हैं कि ये अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई क्या ये कोई नई विश्व व्यवस्था बन रही है या फिर ये सिर्फ एक कुछ समय की की दोस्ती है। आज इसी पेचीदा रिश्ते की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि हाल में जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, खासकर SCO शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स, वहाँ इन तीनों देशों के नेताओं की मुलाकातें हुई, उनके बयान आए, काफी चर्चा में रहे। वो गर्मजोशी से हाथ मिलाना, सहयोग के वादे। जी, और सबसे बढ़कर वो एक बहुध्रुवीय दुनिया की बात, एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी एक देश का दबदबा ना हो, खासकर अमेरिका का। हाँ बिल्कुल, ये बातें आजकल खूब चल रही हैं। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब आप देखिए अमेरिकी टैरिफ हैं, कई देशों पर प्रतिबंध लगे हैं, यूक्रेन जैसा संघर्ष चल रहा है। तो ये सब चीजें ना दुनिया भर के देशों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं, अपने पुराने गठबंधनों पर, रिश्तों पे। सही कहा। तो क्या ये वाकई वैश्विक शक्ति संतुलन में कोई बुनियादी बदलाव है? कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है, या फिर ये सिर्फ माहौल का एक उतार चढ़ाव है? हाँ, इसी सवाल के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए हम आज एक लेख है, इंडिया, चाइना एंड रशिया, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा। हाँ, उसके कुछ अंशों को देखेंगे, उनको खंगालेंगे, देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं समीकरण के बारे में। ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि जो जानकारी, जो विश्लेषण इन स्रोतों में है वो आपके सामने रखें। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मौजूदा रिश्ते को समझना हो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ता है इतिहास में। बिल्कुल। शीत युद्ध का दौर याद करें। भारत ने तो कहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। हाँ, आधिकारिक तौर पे तो यही था, लेकिन असल में झुकाव तो सोवियत संघ की तरफ ज्यादा था, खासकर हथियारों के लिए, ऊर्जा के लिए। जी, और ये सिर्फ जरूरत नहीं थी, शायद एक रणनीतिक सोच भी थी कि अमेरिका का जो बढ़ता प्रभाव है, हाँ, उसे बैलेंस किया जाए। बिल्कुल। और उधर चीन और रूस के रिश्ते, वो तो बड़े ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। हाँ, बहुत नाटकीय। 1950 में तो वो कम्युनिस्ट भाई भाई थे, करीबी सहयोगी। जी। लेकिन 1960 आते आते सीमा विवाद, विचारधारा के मतभेद इतने बढ़ गए कि दुश्मन बन गए। अरे हाँ, सीमा पर झड़पें भी हुई थी। जी हाँ, फिर कई दशक दूरी रही और फिर 2000 के दशक में वो फिर से करीब आने लगे। और इसकी वजह थी एक साझा चिंता, पश्चिम का, खासकर अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रभाव। इसने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया एक तरह से। और इसी बीच जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ने वो एक ध्रुवीय व्यवस्था देखी, अमेरिका अकेली महाशक्ति। हाँ, वो दौर भी देखा। लेकिन स्रोत बताते हैं कि पिछले मान लीजिए 10-15 साल में ये जो अमेरिकी केंद्रित व्यवस्था है, इसको लेकर दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर विकासशील देशों में असंतोष बढ़ा है। हाँ, ये बात स्रोत उठाते हैं। कई देशों को लगा कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल एक तरफा फैसले लेने में कर रहा है। जैसे इराक पर हमला देख लीजिए, या दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से पीछे हट जाना। हाँ, ये उदाहरण तो है। तो इसी असंतोष के माहौल में वो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात जोर पकड़ने लगी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति के कई केंद्र हों और फैसले ज्यादा मिलजुल कर लिए जाएं। बिल्कुल। और यहीं पर भारत, चीन, रूस जैसी बड़ी गैर पश्चिमी ताकतों की भूमिका अहम हो जाती है। तो ये पृष्ठभूमि हमें समझाती है कि ये देश एक साथ क्यों आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि स्रोत इसके क्या संभावित फायदे गिनाते हैं। सबसे पहला तो शायद वही शक्ति संतुलन वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत का पहला तर्क यही है कि अगर वैश्विक शक्ति बटी हुई हो, किसी एक के हाथ में न हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन आता है। कोई एक देश दादागिरी न कर सके। हाँ, कुछ वैसा ही। जोर जबरदस्ती या बुलिंग की गुंजाइश कम होती है। सिद्धांत ये है कि इससे छोटे देशों को अपनी नीतियां तय करने की ज्यादा आजादी मिलेगी, बिना किसी बाहरी दबाव के। जी, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग देशों से संबंध बना पाएंगे। ये तो हुई एक सैद्धांतिक बात। क्या स्रोत कुछ ठोस आर्थिक मौकों का भी जिक्र करते हैं? इस गठजोड़ से कुछ बिजनेस, कुछ व्यापार बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल। स्रोत कई आर्थिक संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं, जैसे रूस से एशिया तक ऊर्जा पाइपलाइन, चीन और शायद भारत तक भी। अच्छा, इससे तो एशिया को ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। हाँ, और रूस की पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता कम होगी। फिर चीन के साथ तकनीकी सहयोग की बात है, खासकर उन एरिया में जहां पश्चिम ने रोक लगा रखी है। और ब्रिक्स जैसे मंच हैं ही, उनके जरिए आपस में व्यापार और निवेश बढ़ाना।
स्रोत बताते हैं कि ये देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल, ये एक बड़ा लक्ष्य है। क्या इसका कोई ताज़ा उदाहरण है जहां ऐसा सहयोग दिखाओ? हाँ, स्रोत यूक्रेन युद्ध के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों का जिक्र करते हैं। जब पश्चिम ने रूसी तेल लेना कम किया या बंद कर दिया, हाँ, तो रूस ने भारत और चीन को भारी छूट पर कच्चा तेल बेचा। भारत ने इसका फायदा उठाया। हाँ, खबरों में था कि रूस हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। जी, स्रोत इशारा करते हैं कि इससे भारत को जो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, उसके असर को कुछ कम करने में मदद मिली होगी। हालांकि घर में कितना असर हुआ वो अलग बात है। समझ गया। अच्छा, आर्थिक फायदों के अलावा क्या अमेरिका या पश्चिम पर किसी तरह का अंकुश लगाने की बात भी स्रोत करते हैं? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। स्रोत कहते हैं कि अमेरिका ने पहले कई बार एक तरफा कार्रवाइयां की हैं बिना सबकी सहमति के, जैसे इराक युद्ध या वो ट्रेड टैरिफ। बिल्कुल। तो तर्क ये है कि एक मजबूत कोऑर्डिनेटेड ग्रुप, भले ही वो फॉर्मल अलायंस ना हो, वो UN, WTO, IMF जैसी जगहों पर सुधारों के लिए ज्यादा असरदार ढंग से दबाव डाल सकता है। मतलब वैश्विक नियमों को अपने हिसाब से थोड़ा बदलने की कोशिश। हाँ, अपने हितों के हिसाब से। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है अपने खुद के संस्थान बनाना, वैकल्पिक। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत खास तौर पर ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का जिक्र करते हैं। ब्रिक्स बैंक। जी, इसका मकसद तो सदस्य देशों और दूसरे विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना है। लेकिन इसका एक रणनीतिक लक्ष्य भी है, जो पश्चिमी देशों के दबदबे वाले वर्ल्ड बैंक और IMF है, उनका एक विकल्प तैयार करना, और खासकर डॉलर पर जो बहुत ज्यादा निर्भरता है दुनिया की, उसे कम करना। अच्छा, तो NDB लोकल करेंसी में भी लोन दे रहा है? हाँ, उस पर भी जोर है। तो ये तो हो गए संभावित फायदे, शक्ति संतुलन, आर्थिक मौके, अमेरिका पर अंकुश, अपने संस्थान। लेकिन जैसा आपने कहा, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। स्रोत इनके करीब आने के क्या संभावित नुकसान या खतरे बताते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा डर तो शायद टकराव का ही होगा। बिल्कुल सही। स्रोत इस खतरे को प्रमुखता से उठाते हैं। देखिए, अगर दुनिया साफ तौर पर दो या ज्यादा विरोधी खेमों में बन जाती है, एक तरफ अमेरिका और उसके साथ ही दूसरी तरफ चीन, रूस और उनके समर्थक, तो फिर से वो शीत युद्ध जैसी स्थिति। हाँ, उसका खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है बड़ी ताकतें सीधे न लड़ें, लेकिन प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्धों का खतरा बढ़ सकता है। प्रॉक्सी वॉर मतलब ऐसी लड़ाइयाँ जहां बड़े ताकतें सीधे नहीं भिड़ती, बल्कि छोटे देशों या गुटों के जरिए एक दूसरे से लड़ती हैं, जैसे शीत युद्ध में वियतनाम या अफगानिस्तान में हुआ था। समझ गया। और हथियारों की होड़ भी तेज हो सकती है? बिल्कुल। क्या इसका कोई मौजूदा उदाहरण स्रोत देते हैं? हाँ, स्रोत हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जिक्र करते हैं। वहाँ अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। हाँ, वो तो रोज खबरों में रहता है। जी, दोनों तरफ से सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है, नेवल पेट्रोलिंग तेज हो गई है, नए सुरक्षा गठबंधन बन रहे हैं, जैसे एक तरफ क्वाड है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कहने को तो ये एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए है, लेकिन चीन इसे अपने खिलाफ घेराबंदी मानता है। और दूसरी तरफ वो ऑकस भी है। जी, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बियां मिलेंगी। चीन उसे भी अपने लिए खतरा मानता है। तो ये तनाव कभी भी बढ़ सकता है। और टकराव के अलावा आर्थिक मोर्चे पर क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने पहले आर्थिक फायदों की बात की थी, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत चेतावनी देते हैं कि अगर ये जियोपॉलिटिकल खेमेबंदी बढ़ती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हम इसके संकेत देख भी रहे हैं, जैसे प्रतिबंध और जवाबी प्रतिबंध, ऊंचे टैरिफ्स, ट्रेड वॉर। ये सब आम लोगों की जेब पर भारी पड़ सकते हैं। सप्लाई चेन जो पहले ही कोविड और युद्धों से हिली हुई है, हाँ, वो और टूट सकती है। जी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, ईंधन, यहाँ तक के खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, उनकी किल्लत हो सकती है। क्या स्रोत इसका कोई खास उदाहरण देते हैं? हाँ, स्रोत चिप वॉर का उदाहरण देते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो चल रहा है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप्स और उनकी टेक्नोलॉजी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका असर स्मार्टफोन से लेकर AI तक हर चीज पर पड़ रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और व्यापार भी अब हथियार बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये वैश्विक बाजारों को बदल रहा है। इसका असर दुनिया भर की कंपनियों और हम जैसे उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
ये तो हुई बाहरी दुनिया से टकराव और आर्थिक नतीजों की बात, लेकिन क्या इन तीनों देशों के अपने अंदरूनी रिश्ते इतने मजबूत हैं? स्रोत इनके आपसी संबंधों की पेचीदगियों के बारे में क्या कहते हैं? खासकर भारत और चीन के बीच तो तनाव जग जाहिर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे स्रोत उजागर करते हैं। इस तिकड़ी के भीतर गहरे आंतरिक विरोधाभास है। सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत चीन सीमा विवाद ही है। हाँ, जो हाल के सालों में हिमालय में झड़पों के रूप में सामने आया। जी, दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास है और वो एशिया में प्रभाव के लिए एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं। भारत चीन के बढ़ते दबदबे से चिंतित है और चीन भारत की अमेरिका और पश्चिम के साथ बढ़ती नजदीकी को शक से देखता है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। और रूस और चीन के रिश्तों के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? वो तो काफी करीब दिखते हैं आजकल। ऊपरी तौर पर तो वो बिना सीमा वाली दोस्ती की बातें करते हैं। हाँ, नो लिमिट्स पार्टनरशिप। जी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस रिश्ते में भी अपनी जटिलताएं हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस अब आर्थिक और राजनीतिक रूप से चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो रूस चीन को अपने बैकयार्ड यानी मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव को लेकर हमेशा सहज नहीं रहा है। अच्छा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस इस रिश्ते में एक तरह से जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है, जो शायद उसे लंबे समय में पसंद ना आए। तो मतलब साथ तो दे रहे हैं, पर क्या पूरा भरोसा है एक दूसरे पर? स्रोत इस पर सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आपसी तनाव और अविश्वास इस तथाकथित एकजुट मोर्चे को कितना टिकाऊ बनाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और मुद्दा उठाया जाता है लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? और कई मानवाधिकार संगठनों की तरफ से ये चिंता जताई जाती है कि अगर चीन और रूस जैसे देश, जिनकी शासन प्रणालियां मतलब गवर्नेंस सिस्टम अलोकतांत्रिक माने जाते हैं, हाँ, अगर वो वैश्विक मंच पर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं तो इससे दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है। आलोचकों का क्या तर्क है? उनका तर्क है कि ये गठजोड़ अगर मजबूत होता है तो ये शासन के अधिनायकवादी मॉडल को मतलब तानाशाही वाले मॉडल को एक तरह से वैधता दे सकता है, उसे बढ़ावा दे सकता है। और इससे उन देशों में लोकतंत्र समर्थक आवाजों को दबाना आसान हो जाएगा। हाँ, जो इन देशों के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। स्रोत इस दृष्टिकोण को भी सामने रखते हैं ताकि एक बैलेंस्ड पिक्चर मिले। बिल्कुल। तो हमने संभावित फायदे देखे, खतरे और नुकसान समझे और इन देशों के बीच के अंदरूनी विरोधाभासों पर भी बात की। इन सब को मिलाकर स्रोत असलियत के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या ये वाकई एक नया मजबूत गठबंधन बन रहा है, कोई नेटो 2.0 जैसा? नहीं, स्रोतों का जो ओवरऑल निष्कर्ष लगता है वो यही है कि इसे नेटो जैसा कोई औपचारिक सैन्य या वैचारिक गठबंधन समझना सही नहीं होगा। तो फिर ये क्या है? ये उससे कहीं ज्यादा लचीला है, अवसरवादी है और शायद अस्थायी भी। ये एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता ज्यादा है, मतलब लेन देन वाला। जहाँ जरूरत पड़ी तो साथ आ गए, नहीं तो अपने अपने रास्ते। हाँ, कुछ वैसा ही। जहाँ हित मिलते हैं वहाँ सहयोग कर लिया, जहाँ हितों में टकराव है वहाँ पीछे हट गए या एक दूसरे से मुकाबला भी कर लिया। मतलब ये एक तरह का सुविधा का विवाह है, जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, जहाँ स्थायी कमिटमेंट से ज्यादा फौरी फायदे जरूरी हैं। हाँ, स्रोत इसी तरह की तस्वीर पेश करते हैं। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को देख रहा है। जैसे भारत को रूस से सस्ती ऊर्जा और हथियार चाहिए जी, लेकिन साथ ही उसे चीन को बैलेंस करने और अपनी इकोनॉमी के लिए अमेरिका और पश्चिम से भी अच्छे रिश्ते रखने हैं। और चीन को रूस के संसाधन चाहिए, पश्चिम को चुनौती देने के लिए एक बड़ा साथी चाहिए, लेकिन वो भारत को एक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है और एशिया में अपना दबदबा चाहता है। और रूस बेचारा तो अलग थलग पड़ गया है पश्चिम से। हाँ, यूक्रेन युद्ध के बाद वो काफी हद तक कट गया है, तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था और दुनिया में अपनी जगह बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों के समर्थन की सख्त जरूरत है। तो ये तस्वीर काफी जटिल है, मतलब कोई सीधी सादी दोस्ती या दुश्मनी वाली बात नहीं है। सहयोग भी है, मुकाबला भी है, सब साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल। स्रोत यही दर्शाते हैं कि ये एक मल्टी लेवल चेस गेम जैसा है जिसके नियम लगातार बदल रहे हैं। ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी शक्तियों की बात, उनकी रणनीतियों की, वैश्विक समीकरणों की। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, इन सब बातों का क्या मतलब है? ये भू राजनीति कई बार बहुत दूर की चीज लगती है। लग सकती है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन वैश्विक बदलावों का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी जेब तक पहुंचता है। कैसे? सबसे सीधा असर तो महंगाई पर पड़ता है।
जैसा हमने पहले बात की, अगर सप्लाई चेन टूटती है या ट्रेड वॉर होता है या ऊर्जा के स्रोत बदलते हैं, हाँ। तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। ये तो सीधा असर हुआ। और क्या असर हो सकते हैं? स्रोत बताते हैं कि यात्रा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर भी असर पड़ सकता है। देशों के बीच रिश्ते बदलते हैं तो वीजा नियम सख्त या नरम हो सकते हैं। अच्छा। छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के मौके, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये भी इस पर निर्भर कर सकते हैं कि कौन सा देश किस गुट के ज्यादा करीब है। और नौकरियों पर? हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कहाँ निवेश करेंगी ये बदल सकता है। इससे कुछ सेक्टर में नौकरियां बढ़ सकती हैं, कुछ में कम हो सकती हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार जैसे क्षेत्रों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैश्विक शतरंज की चालें हैं, ये सिर्फ नेताओं और डिप्लोमेट्स के लिए नहीं है। इनका असर आम नागरिक के बजट, करियर, भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ता है। हाँ, स्रोत यही रेखांकित करते हैं। भू राजनीतिक बदलावों का असर शायद तुरंत न दिखे, लेकिन लंबे समय में ये हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे अवसर और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा का अगर सार निकालें तो स्रोत बताते हैं कि भारत, चीन और रूस का एक साथ आना एक बेहद जटिल, एक मल्टी डायमेंशनल घटनाक्रम है। जी। ये निश्चित रूप से मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है और इससे नए आर्थिक और रणनीतिक अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन साथ ही, जैसा कि स्रोतों ने चेताया है, इसमें टकराव बढ़ने का, वैश्विक अस्थिरता पैदा होने का और गंभीर आर्थिक झटके लगने का जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। ये कोई सीधा सरल समीकरण नहीं है। ये विरोधाभासों और अनिश्चितताओं से भरा एक डायनामिक प्रोसेस है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे जिनका पूरी तरह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वाकई ये सोचना दिलचस्प है कि ये कहानी आगे कैसे मोड़ लेगी। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये स्रोत सामग्री से ही निकला है, लेकिन हमने इस पर विस्तार से बात नहीं की। बताइए। हमने देखा कि ये बदलता समीकरण ब्रिक्स बैंक जैसे नए आर्थिक संस्थान बना रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गठजोड़ मौजूदा वैश्विक शासन की संरचनाओं, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं को भी मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है? अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या इन देशों का बढ़ता हुआ सामूहिक प्रभाव इन पुरानी संस्थाओं में सुधार लाएगा या फिर उन्हें एक तरह से अप्रासंगिक बनाकर नई दरारें पैदा करेगा? इस पर आने वाले समय में जरूर गौर करना होगा।